बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन लेक्चर। आज हम अपना जो आर्टिकल है चैप्टर नंबर 7 का आर्टिकल 7.3 स्टार्ट करेंगे। हमने सेकेंडरी की और फॉरेन की तक लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। डेटाबेस की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लानिंग आ डेटाबेस। अब डेटाबेस को प्लान करने के लिए अब हमने जैसे देखा है डेटाबेस के जितने भी फीचर्स हैं, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, उसकी जो जितनी भी क्वालिटीज हैं वो हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हम डेटाबेस को एक प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत डिजाइन भी करेंगे। तो अब देखते हैं डेटाबेस प्लानिंग क्या होती है। डेटाबेस प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू द डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस दैट मूव्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू डिजाइन। जो आपके जहन में आइडिया है उसका डिजाइन जो है वो बनाना, उसके बाद डेवलपमेंट करना एंड डेवलपमेंट टू इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद उस डिजाइन के मुताबिक सिस्टम को डेवलप करना और उसके बाद उसको एक्चुअल इन्वायरमेंट में जाके इम्प्लीमेंट कर देना। अब ये सब क्या चीजें हैं। कॉन्सेप्ट है कि आपके जहन में एक आइडिया है, कुछ आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने एक डेटाबेस जो है वो क्रिएट करना है, डिजाइन करना है, बनाना है। अब सबसे पहले आप उसको लॉजिकली डिजाइन करेंगे, उसके डिफरेंट उसके अंदर एंटिटीज जो है वो आप बनाएंगे और उस तरह आप उसका सबसे पहले आप उसकी कुछ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन होती है, वो टास्क कंप्लीट करने के बाद आप उसको कंप्लीटली डिजाइन करेंगे। डिफरेंट टाइप की उसकी डायग्राम्स बनाएंगे। जब डायग्राम्स बन जाएगी फिर उसकी डेवलपमेंट होगी, यानी कोडिंग होगी, प्रोग्रामिंग होगी, उसकी जो भी जिस किस्म का आप डीबीएमएस जो एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं उसके अंदर उसके टेबल्स बनेंगे, क्यूरीज लिखी जाएंगी और उसके रिलेटेड तमाम काम जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। फिर आप उसको एक्चुअल एनवायरनमेंट में उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस सिस्टम के लिए आपने वो डेटाबेस डेवलप किया है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इन्वेंट्री के लिए डेटाबेस बनाया है तो आप उस जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया वहां पर उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। आपने कोई हॉस्पिटल के लिए डेटाबेस बनाया है तो आप उस हॉस्पिटल में उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे और फिर इस तरह से आप उसके सारे बेनिफिट्स जो है वो हासिल करना शुरू कर देंगे, साथ साथ उसकी मेंटेनेंस चलती रहेगी। अब इस सब के लिए हम किस तरीके से काम को स्टार्ट करते हैं। अ वेल डिजाइन डेटाबेस प्रोमोट्स कंसिस्टेंट डेटा एंट्री एंड रिट्रीवल, जिसमें कि डाटा की एंट्री जो करना वो भी आसान हो, कंसिस्टेंट हो, डाटा रिट्रीव करना भी आसान हो। Database should be planned in a systematic way to save time, effort and make it perform the expected tasks. अब डेटाबेस से हमें क्या हमारी उम्मीद होनी चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि हम हॉस्पिटल के लिए जो है वो डाटा डिजाइन करें और कहें कि जी इससे इन्वेंट्री की फीचर्स हमें मिल जाएं। दैट इज अनरियलिस्टिक। हमने उससे एक्सपेक्टेशन यही करनी है कि जो टास्क जिस काम के लिए हमने उसको डिजाइन किया है वो टास्क वो सक्सेसफुली परफॉर्म करे। डाटा आपको पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम जो होता है ना बाज़ वो बहुत बड़ा होता है, तो हम उसके कुछ एक हिस्से पे अगर काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप हॉस्पिटल का लेते हैं तो आप सिर्फ पेशेंट्स का रिकॉर्ड रख रहे हैं, कंसल्टेंट्स का रख रहे हैं, तो अगर वहां पर आपके पास जो एम्प्लॉयज की सैलरीज का रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास जो सपोर्ट स्टाफ का रिकॉर्ड नहीं है, तो दैट इज नॉट अ ड्रॉबैक, क्योंकि वो आपके डोमेन से बाहर है। आप सबसे पहले अपना डोमेन डिफाइन कर लेते हैं कि हम किस किस हिस्से के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। और अगर एक पूरा सिस्टम होता है तो वो फिर मॉड्यूल्स की फॉर्म में होता है डिफरेंट हिस्सों में, क्योंकि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट सेटअप ले लें तो वो एक काफी बड़ा जो है वो आपके पास उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो हमने उसको इवेल्युएट कैसे करना है अपने डेटाबेस को कि जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिन टास्क से लिए हमने उसको डिजाइन किया वो टास्क वो पूरे परफॉर्म कर रहा है, देन इट्स ओके, उसको हम एक अच्छा डेटाबेस कहेंगे। द टाइम एंड वर्क रिक्वायर्ड टू प्लान आवर डेटाबेस डिपेंड्स ऑन इट्स कम्प्लेक्सिटी। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इवन कि कोई एक छोटा इदारा भी आप ले लें तो उसके कंप्लीट सिस्टम को अगर आपने कंप्यूटराइज्ड करना है, डेटाबेस बनाना है, तो वो भी एक कम्प्लेक्स सिस्टम बनेगा। अब उसको डेवलप करने में कितना टाइम चाहिए, कितने जो है वो आपकी टीम में कितने लोग होने चाहिए जो उस पर काम करेंगे, और उसको जो है वो कि जो है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा, ये डिपेंड करता है उसकी कम्प्लेक्सिटी पे, उसके साइज पे, कि आपके पास किस किस्म का सिस्टम है, कितना कम्प्लेक्स है, और उसके मुताबिक हम बताएंगे कि ये कितने टाइम में डेवलप हो सकता है और उसके ऊपर कितने हमें लोग जो है वो रिक्वायर्ड हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग अ डेटाबेस। कौन कौन से स्टेप्स है। पहला है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन। ये हमारे पास सबसे पहला स्टेप है, और ये अगर आप ओवरऑल रियल लाइफ में भी देखें, कॉमन लाइफ में भी देखें, तो सबसे पहला स्टेप किसी भी काम को, किसी भी मसले को हल करने के लिए यही होता है कि सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं।
अगर हम किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई न कर सके तो हम उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से डेटाबेस जो है उसको डेवलप करने में या उसकी प्लानिंग में क्या होता है, इन दिस स्टेप the nature and scope of the problem to be solved is identified and the problem is clearly defined। सबसे पहले प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन किया जाता है, उसकी बाउंड्री सेट की जाती है, उसका डोमेन सेट किया जाता है। आपने डेटाबेस के अंदर क्या क्या टास्क परफॉर्म करवाने हैं, कौन सा हिस्सा, कितनी इंफॉर्मेशन, क्या क्या चीजें आपने इसमें रखनी है और कौन सा प्रॉब्लम इसे सॉल्व करवाना है। The database developer must know what type of information is given and what are the unknowns। तो उसमें सबसे पहले बात क्या है कि अवेलेबल इंफॉर्मेशन कौन सी है और उसके बाद आपको कैलकुलेशन क्या चाहिए। जैसे हम प्रोग्रामिंग में देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, इनपुट चाहिए होती है, हमें उसके बाद इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती है, तभी हम उसकी आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले उसकी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हम अपने डेटाबेस को प्रोवाइड करेंगे और फिर किस किस्म की रिपोर्ट्स हमने उससे जनरेट करवानी है, किस किस्म की क्यूरीज उस पर लगानी है, किस किस्म की इंफॉर्मेशन उसके अंदर जो है वो आने वाले वक्त में विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर हमने हैंडल करनी है। They have to analyze the problem to gather as much information as possible for finding a solution। ये सारे काम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम प्रॉब्लम को मैक्सिमम एनालाइज करते हैं। जब आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर या एज ए सॉफ्टवेयर डिजाइनर या एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे किसी डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो जो आपका क्लाइंट होता है आप उससे अलॉट क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत ज्यादा अलॉट ऑफ क्वेश्चंस, आप उसे डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्योंकि आमतौर पे एज ए डेवलपर अगर आप देखें तो जिसने डेटाबेस बनवाना है उसको नहीं पता कि आप जो है वो डाटा किस तरह स्टोर करने जा रहे हैं। अब अगर आपने देखा है कि सुपर स्टोर पे एक सेल्समैन जो है वो आपको एक रिसिप्ट बना के दे रहा है, कंप्यूटराइज्ड बिल प्रिंट करके दे रहा है, तो उसको नहीं मालूम कि इसके पीछे एक डेटाबेस चल रहा है, उसको नहीं पता कि इसमें टेबल्स कौन से बनाए गए हैं, कितनी एंटिटीज है, कितने रिलेशनशिप्स है, कितनी इसके अंदर कीज बनाई गई हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता। तो इसलिए जिनसे हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, यूजुअली वो नॉन टेक्निकल पीपल होते हैं, उन्हें सिर्फ अपने प्रॉब्लम का पता होता है कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है और हमें एग्जैक्टली उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट का भी अमूमन नहीं पता होता कि क्या क्या चीजें जो है वो इससे परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये एक म्यूचुअल डिस्कशन से और एक्सचेंज ऑफ नॉलेज से, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन से ये टास्क परफॉर्म किया जाता है। For example, the examination section head of the college has been getting complaints of poor examination services from the examination department. This may lead to the initial investigation to find whether a new system can solve the problem. If the report suggests a new system, दिस लीड टू द नेक्स्ट फेज विच इज फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ द न्यू सिस्टम। तो यहाँ एक एग्जामिनेशन की एग्जांपल दी गई है कि अगर कोई कंप्लेंट आती है तो आप उसको देखेंगे कि क्या हम उसके बारे में कोई इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ये होता है कि जब आप ये सिस्टम्स डिजाइन करते हैं तो उसके लिए आप पहले से बहुत सी स्टडी करते हैं, आप बजट डिसाइड करते हैं, आप अपने सिस्टम का जो है, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जितना डाटा है उसका वॉल्यूम देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि इतने वॉल्यूम के लिए हमें इतने कंप्यूटर्स चाहिए होंगे, उसको मेंटेन करने के लिए, डाटा एंट्री के लिए हमें इतने स्टाफ मेंबर्स चाहिए होंगे, क्या ये फिजिबल है। तो बेसिकली इस लिहाज से जो है हम किसी की सिस्टम को जो है वो डेवलप करने का डिसीजन करते हैं और उसके बाद जो है उसके अंदर उसमें से क्या कितना पार्ट हमने सॉल्व करना है उसको हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी यही होती है कि आप देखते हैं कि बेसिकली आपका जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने पे, इसके सोल्यूशन पे आपके पास जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं वो इकोनॉमिकल है भी या नहीं। लेट्स से आपके पास 100 स्टूडेंट्स का डाटा है, सिर्फ आपने 100 स्टूडेंट्स का डाटा मेंटेन करना है और आप उसके लिए एक बड़ा सा डेटाबेस बनवा रहे हैं और उसके लिए 2-3 लोग जो हैं वो डाटा एंट्री पे रख रहे हैं, तो दैट इज यू कैन से द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। एक 100 स्टूडेंट्स का डाटा है वो आप एक्सेल की शीट पर भी स्टोर कर सकते हैं, उस पर भी फार्मूलास लगा के कैलकुलेशंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है एक ऑनगोइंग सिस्टम है जिसमें मल्टीपल क्लासेस हैं, कई एडमिशंस हो रहे हैं, कुछ रिजल्ट्स बन रहे हैं, कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन आ रही है और वो इंफॉर्मेशन क्रिटिकल है, आपने उस इंफॉर्मेशन को फॉर फ्यूचर यूज आपने रखना है, आपने उसको सेव भी करके रखना है, तो फिर डेफिनेटली आपको एक उसके लिए एक बेटर सिस्टम डेवलप करवा लेना ही अक्लमंदी है। अब हम इस टेक्स्ट को रीड कर लेते हैं। द पर्पस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी इज टू फाइंड वन और मोर सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम एंड टू सजेस्ट द मोस्ट डिजायरेबल एंड इकोनॉमिकल सॉल्यूशन। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी
कि आप प्रॉब्लम को देख के बता देंगे कि जी आप इसके लिए डेटाबेस बनवाएं या आपका डाटा जो है वो उसके मैनुअली जो है स्टोर करना ज्यादा आपके लिए इकोनॉमिकल है, feasible है। For this purpose, the database developer need to generate several solutions of the problem to accomplish the desired task and propose one solution. Feasibility study includes the following. अब ये पॉइंट्स पढ़ने से पहले मैं आपको पिछले इस दो लाइनों का मतलब बता दूं कि अब मैंने तो आपको दो एग्जांपल दी ना, जैसे कि एक काम है कि मैनुअल है कि डेटाबेस हम बनाते हैं, दूसरा हम कहते हैं कि हम बनाते ही नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी सिनेरियो ये होता है कि डेटाबेस को डेवलप करने के लिए भी हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आपको पता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। अब वो तरीके डेटाबेस डेवलपमेंट में कैसे हो सकते हैं कि आपने क्या रिलेशनल आरडीबीएमएस यूज करना है, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज करना है, आपकी डाटा की नेचर किस तरह की है, उस डाटा के लिए कौन सा सिस्टम जो है वो सूटेबल है। फॉर एग्जांपल किसी एयरलाइन के लिए डेटाबेस जो है वो डेवलप किया जा रहा है तो एक क्रिटिकल है। उसमें अगर आप देखें कि डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स का डाटा होगा, डिफरेंट फ्लाइट्स का डाटा होगा, अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो टिकट जनरेट नहीं कर सकता टाइम पे और आपकी टाइम पे फ्लाइट्स नहीं जा सकती तो आपका सिस्टम पुअरली डिजाइंड सिस्टम है। तो इसलिए सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए उसमें एक से ज्यादा जो है वो आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे मैंने आपको एयरलाइन की एग्जांपल दी तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको डिस्ट्रीब्यूटेड एक डेटाबेस होता है, उस टाइप की चीज बनानी होगी कि जिसमें डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट स्टेशंस पर या डिफरेंट जो भी उसके आप कह लें पॉइंट्स होंगे वहां पर डिफरेंट उसकी डेटाबेस की जो है वो कॉपीज भी पड़ी होंगी और वो सेंट्रलाइज्ड भी होगा, वो एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट भी कर सकता होगा, अपडेट भी कर सकता होगा रिकॉर्ड्स को कि अगर डिफरेंट एक सिटी से जो है वो किसी फ्लाइट के लिए टिकट्स जो है रिजर्वेशन हो रही है तो बाकी तमाम जगह पर वो उस फ्लाइट की टिकट्स जो है अवेलेबल टिकट्स जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगी और अपडेट हो जाएंगी। तो इस तरह आप एक ही प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मल्टीपल जो है वो एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड करेंगे और उनमें से सबसे बेस्ट सूटेबल जो होगा वो आप उस सॉल्यूशन को जो है वो चूज करेंगे। अब हम देखते हैं फिजिबिलिटी में हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स जो इंक्लूड हैं। फिजिबिलिटी स्टडी कैसे करेंगे हम, फिर सबसे पहले प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालेंगे, फिर हम डिफरेंट सॉल्यूशंस को जो है वो स्टडी करेंगे कि कौन सा ज्यादा जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो हमारे लिए सूटेबल है। डिपेंड करता है आपके पास उसकी प्रोग्राम की या डेटाबेस की नेचर पे डिपेंड करता है। कुछ जगह पर हमें इकोनॉमिक की बजाय जो है वो ज्यादा सेफ सॉल्यूशन चाहिए, कोई क्रिटिकल लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है, कोई इस तरह की चीजें हैं जहां पे आप उसकी इकोनॉमी पे तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन उसकी परफॉर्मेंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, लोगों की जान को खतरा हो सकता है आपका अगर सिस्टम फेल होता है। तो ऐसी जगह पर फिर आपका स्टडी जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगी, वो फिर उसमें उसकी सेंसिटिविटी का लेवल जो है वो डिफरेंट होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी फिजिबिलिटी, आपका सिस्टम किस तरह का है और किस लिहाज से आपने उसको देखना है कि कौन सा जो सोल्यूशन है वो ज्यादा फिजिबल है। उसके बाद हम उसके अंदर देखेंगे कि उस सोल्यूशन को हमें फाइंड करने के लिए क्या क्या कोई इश्यूज आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उसके बाद प्रेफर्ड सोल्यूशन जो भी है उसको हम जो भी हमने इम्प्लीमेंट करना है उसको हम चूज कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट द रिजल्ट इन द फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो फिर हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट में इन राइटिंग में उसको फाइनल कर लेंगे कि ये सोल्यूशन जो है वो हमने फाइनल किया है। क्योंकि जो भी चीजें होती हैं ये रिटर्न फॉर्म में होती है, स्पेशली जब हम ये सॉफ्टवेयर किसी को डेवलप करके दे रहे होते हैं तो अक्सर बाज ये भी होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं। शुरू में कस्टमर को पता ही नहीं होता कि मेरी रिक्वायरमेंट्स थी क्या। जैसे जैसे कस्टमर भी अवेयर होता है कि सिस्टम में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी होना चाहिए था, जब एक मेन प्रोडक्ट बनकर आती है तो बाजू का जो क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स कहते हैं जी हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो इसलिए हर स्टेज पर उसको डॉक्यूमेंट जरूर कर लिया जाता है ताकि बाद में उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और हमारी जो एक कमिटमेंट है कि हमने किस तरह का जो है वो डेटाबेस बना कर देना है वो उसी तरीके से पूरी हो बगैर किसी बदमजगी के। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या चीज है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप आ जाएगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। द पर्पस ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस टू ऑब्टेन थॉरो एंड डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। ये बात मैंने आपको पहले भी जैसे बताई कि शुरू में प्रॉब्लम का ही नहीं पता होता कि प्रॉब्लम क्या है, फिर जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं फिर उसका रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, उसमें फर्दर क्वेश्चनिंग करनी, उसके अंदर कितनी एंटिटीज बनेगी, क्या रिलेशनशिप्स होंगे, कौन सी एंटिटीज के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन हमने रखनी है, किसके बारे में नहीं रखनी है एंड सो ऑन। It is important to create complete and accurate representation of all the requirements। देखिए रिटर्न फॉर्म में सारा काम होगा
कंप्लीटली इन राइटिंग सब चीजें होंगी कि आपकी फाइनल रिक्वायरमेंट क्या है, आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है, उसके अंदर क्या किस किस्म की आपके पास इनपुट है, किस किस्म की आउटपुट चाहिए। ओनली देन इट इज पॉसिबल टू डेवलप डेटाबेस दैट फुली सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट। तो फिर ही हो सकता है कि आप एक ऐसा डेटाबेस डेवलप करें जो आपके कस्टमर को बिल्कुल फुली सेटिस्फाई करे, जितनी रिक्वायरमेंट्स थी उनके सिस्टम की वो सक्सेसफुली और अच्छे तरीके से पूरी हो रही हो। For example, to develop college examination system, a detailed study is needed to analyze the requirement. This will include the following. इसमें आप क्या करेंगे, अगर कॉलेज के लिए एग्जामिनेशन सिस्टम अगर आपने बनाना है, एक डेटाबेस बनाना है, तो क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट आप होंगी कि आप उसमें देखेंगे कि एंटिटीज उसमें के कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, लाइक स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम्स है, रिजल्ट है, कोर्सेज हैं। इसी तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई और पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। लेट्स से उन्हें टीचर वाइज भी रिजल्ट चाहिए कि वो अपने टीचर्स का भी रिजल्ट जो है बाय द एंड ऑफ ईयर उनको कुछ अवार्ड्स वगैरह और इस तरह से कोई सेरेमनीज के लिए उन्होंने टीचर्स की परफॉर्मेंस को भी इवेल्युएट करना है, तो वो टीचर्स के वाइज भी रिजल्ट की रिपोर्ट्स उनको चाहिए हो सकती हैं। यहाँ पर देखें उसका जिक्र नहीं है, तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट पे। उसके बाद फील्ड्स रिक्वायर्ड फॉर ईच एंटिटी। सेकंड लेवल पे हम देखते हैं कि जो एंटिटीज हमने चूज कर ली, पहले लेवल पे एंटिटीज हमने डिसाइड कर ली, फाइनल कर ली। उसके बाद किस एंटिटी के कौन से एट्रीब्यूट्स हमने स्टोर करने हैं। जैसे अगर स्टूडेंट की एंटिटी है तो उसका रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन और ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी। की फील्ड इन ईच टेबल, फिर हम देखेंगे अब यहाँ पर जो है ना, ये वाला जो आपके पास स्टेज आ गई है, यहाँ पर अब आपके कस्टमर का, क्लाइंट का काम जो है वो काफी हद तक कम हो गया। अब ये सब टेक्निकल इंफॉर्मेशन है। अब ये डेटाबेस डिजाइनर और डेटाबेस डेवलपर, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो आपका एक प्रोजेक्ट हेड है, जो भी इस पूरी चीज को लीड कर रहा है, टीम लीड है, वो इसको देखेगा और उसके बाद फिर अपनी टीम को अब उस टास्क उसके साइज के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि आपने क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं। आपने जैसे एज ए स्टूडेंट जब भी अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो यहाँ से अब आप अपने प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग स्टार्ट कर दें कि आप कुछ डिसाइड कर लें कि कौन सा प्रोजेक्ट आपने बनाना है, और उसके बाद फिर आप उसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे। अब आपको जो पहली दो स्टेजेस है ना, फिजिबिलिटी स्टडी और उसके अलावा जो पहले आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, उसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद ही उसको डेवलप करना है आपने, और खुद ही आपने उसको यूज करना है और एक लर्निंग पर्पस के लिए यूज करना है। वो किसी रियल टाइम एक्चुअल एनवायरनमेंट में जाके अभी इंप्लीमेंट नहीं होना। तो आपका जो पहला स्टेज बेसिकली आएगी, वो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद जो है वो आ जाएगी आपके पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस की स्टेज आ जाएगी। तो उसमें आप देखेंगे कि एंटिटीज कौन सी हैं, वो आप हमारे पास टीचर्स के पास लेकर जाते हैं। फिर आप कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एंटिटीज नहीं होती, आपको लग रहा होता है वो एंटिटीज हैं, तो फिर हम आपको तरीका बताते हैं कि आप एंटिटी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एट्रीब्यूट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन से एट्रीब्यूट्स आपको रखने चाहिए, कौन से नहीं रखने चाहिए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने लिए वो प्रोजेक्ट जो है डेटाबेस पूरा कंप्लीट डेवलप करेंगे। उसके बाद अब आपको हर टेबल के अंदर एक एक की फील्ड चाहिए होगा। जैसे आपने प्राइमरी की पढ़ी है, तो आपने डेफिनेटली उन टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स क्रिएट करने हैं। उसके अलावा आपने उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके कुछ डेटा टाइप्स आपने डिफाइन करनी है। उसके अलावा आप फिर ये होगा कि उस सिस्टम से आप क्यूरीज क्या कर रहे हैं, कौन बेसिकली सिस्टम बनाया तो उसे कुछ ऐसे रखने के लिए तो नहीं बनाया, वो सिस्टम कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें देगा। रिजल्ट किस बेस पर देगा, क्यूरीज की बेस पर। क्यूरीज क्या होती है, व्हेन यू आस्क सम क्वेश्चन टू द डेटाबेस कि मुझे फला रिकॉर्ड दिखाओ, वो एम्प्लॉयज दिखाओ जो लेट्स से के जनवरी 2021 से मार्च 2021 के दरमियान रिटायर हो रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जो आप डेटाबेस से पूछ रहे हैं, वो क्यूरी है। आप उस क्यूरी के नतीजे में वो आपको कुछ एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड जो है वो जनरेट करके एक लिस्ट दे देगा। तो वो क्यूरीज किस किस्म की है जिसको आपका डेटाबेस एंटरटेन कर सकेगा, उसके फॉर्म्स की अपीयरेंस किस तरह से होगी, यूजर उसमें डाटा किस तरीके से एंटर कर सकेंगे, और अगर आपको उसमें से रिपोर्ट्स चाहिए हो तो किस किस्म की रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं उससे। तो उसके बाद अब आपने पहले डिसाइड कर लिया कि ये एंटिटीज होंगी। अब आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उन एंटिटीज को और उनके एट्रीब्यूट्स को। इस स्टेज पर आपकी चेंजेस आ जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी थी जो पिछली स्टेज पे आपको लग रहा था कि वो एंटिटीज हैं, लेकिन इस स्टेज पर आके जब आप उनके एट्रीब्यूट्स तलाश करना शुरू करेंगे और जब आप देखेंगे उन खास तौर पे इसके बाद जब उनमें रिलेशनशिप्स बनाएंगे तो चेंजेस आते जाएंगे। कई जगह पर ऐसी कुछ आप एक्स्ट्रा एंटिटीज कुछ जो है वो रख सकते हैं, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स रख सकते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर चीजें जो है वो सॉल्व होती जाएंगी। उसके लिए आपके पास एक प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन का, वो अप्लाई करते हैं हम, वो भी एक स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है। जैसे जैसे उसके रूल्स को हम अप्लाई करते जाते हैं, हमारा डेटाबेस जो है वो ऑटोमेटिकली
नॉर्मलाइज होता जाता है और उसमें से रिडंडेंसीज और जो इनकंसिस्टेंसीज होती हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव होती जाती हैं। अब देखते हैं कि आपने किस लेवल तक जो है वो इनको आइडेंटिफाई करना है। आफ्टर रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन द नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द एंटिटीज एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। एंड एंटिटी इज द मेन डाटा ऑब्जेक्ट्स। डेफिनेशन आपको मैंने बता दी थी एंटिटी की कि क्या होती है। तो ये कोई भी आपकी जो भी आपके लिए सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट का कोई भी आपके लिए जो है आप कह लें कि आपके सिस्टम में उसका कुछ रोल है, उन तमाम चीजों के बारे में आप इंफॉर्मेशन रखना चाहेंगे, वो सब आपके सिस्टम में एंटिटीज हो जाएंगी। इट इज यूजुअली पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट टू बी रिकॉर्डेड इन द डेटाबेस। और एट्रीब्यूट की डेफिनेशन भी आप पढ़ के आ चुके हैं कि हर एंटिटी के कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं जो स्टोर करेंगे। उसके एट्रीब्यूट्स आपके पास अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन हम कुछ ही जो हमारे सिस्टम से रिलेटेड होंगे वही हम अपने पास स्टोर करेंगे। एग्जाम्पल आपको गिवन है, जैसे स्टूडेंट एंटिटी है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह। कोर्स है, अगर आपके पास एक कंप्यूटर साइंस का कोर्स है, कोर्स की आईडी हो सकती है, उसका कोई नेम हो सकता है, उसकी कोई डिस्क्रिप्शन हो सकती है, उसकी कोई कोर्स आउटलाइन हो सकती है, उसके कुछ इंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं डेजिग्नेटेड। तो इस तरह डिफरेंट आपके पास एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एग्जाम्स है तो एग्जाम की कोई आईडी होगी, उसका कोई नेम होगा, उसकी कोई स्टार्टिंग डेट होगी, उसकी कोई वेटेज हो सकती है कि इस एग्जाम की परसेंटेज जो है वो कितनी है, और उसके अलावा कुछ और उसके ऊपर लिमिटेशंस हो सकती हैं। इसी तरह उसका जो रिजल्ट है उसके अंदर मार्क्स वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद हम ये जो नाम वगैरह रखेंगे अपने पास, जो टेबल्स के या एंटिटीज के नेम रखेंगे या एट्रीब्यूट्स के होंगे, ये बहुत मीनिंगफुल नेम हम रखेंगे ताकि ये खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो और हमें इसके अंदर जो है वो कंफ्यूजन ना हो कि हम ABCD जो है वो टेबल्स के नाम रखते हैं, बाद में हमें समझ ही ना आए कि A क्या था, B क्या था, C क्या था। तो ये मीनिंगफुल होते हैं। जैसे स्टूडेंट टेबल है तो उसका नाम हम स्टूडेंट ही रखेंगे। उसके एट्रीब्यूट्स है तो उसका अगर हमने नेम जो है दो हिस्सों में हम स्टोर कर रहे हैं तो हम इसी तरह फर्स्ट नेम सेकंड नेम करके कर लेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कर लेंगे। इसी तरह से फादर नेम स्टोर कर रहे हैं तो फादर नेम के नाम से स्टोर कर लेंगे। यानी हम एट्रीब्यूट्स के नाम भी जो है वो मीनिंगफुल रखेंगे। तो ये आपको जो है एक एग्जाम्पल टेबल जो है वो दिखाया गया है जिसमें कि स्टूडेंट का टेबल है जिसमें नेम, क्लास, सेक्शन और उसके पास जो है, अब देखें इसमें कोई रिजल्ट नहीं शो हो रहा, ये सिर्फ स्टूडेंट टेबल है। हालांकि रिजल्ट भी तो स्टूडेंट का ही होना है ना, लेकिन वो इस टेबल में नहीं आएगा। जब हम आगे सिस्टम को डिजाइन करेंगे तो रिजल्ट का टेबल हमारे पास और एक टेबल बनेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट आपके पास क्या, असाइनिंग डाटा टाइप्स। अब हमने ये डाटा टाइप्स जो है इनको असाइन करनी है। अब डेफिनेटली जब आपने एंटिटीज सारी की सारी डिसाइड करनी कि ये एंटिटीज हैं, फिर आपने उन एंटिटीज को जो है उनकी कुछ सबसे पहले तो आप उनकी एक डायग्राम वगैरह बनाएंगे, उसको डेटाबेस की मॉडलिंग करेंगे। उसके बाद आपके पास ये वाला स्टेज आएगी, ये वाली डाटा टाइप्स असाइन करने की या डेटाबेस डिफाइन करने की, जब आप एक्चुअली किसी भी DBMS में जाके, MS एक्सेस में या Oracle में या SQL में जाके, SQL सर्वर में आप वो टेबल क्रिएट करेंगे तो वहां पर भी आप उसका एक्चुअली ये डाटा टाइप्स जो है बताएंगे। लेकिन एट द डिजाइन स्टेज आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने कितना जो है इसका डाटा टाइप किस तरह का रखना है, उसका साइज क्या रखना है। बेसिकली इससे हमें अपने ये भी पता चलता है कि हमें किस किस्म का सिस्टम कंप्यूटर चाहिए होगा, कंप्यूटर सिस्टम जिसमें के उसमें कितनी मेमोरी चाहिए होगी, या ओवरऑल हमारे डेटाबेस को रन करने के लिए हमें कितनी मेमोरी, किस तरह के रिसोर्सेज, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज चाहिए होंगे जिनकी हेल्प से हमारा डेटाबेस जो है वो सक्सेसफुली रन करेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है डेटा मॉडलिंग एंड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो अब देखें, जैसे आपने एंटिटीज और उनके एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर लिए तो नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी कि अब आपने उन एंटिटीज को देखना है कि वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट हो रही है। उसके लिए हम डेटा मॉडलिंग करते हैं। डेटा मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस विद अ डायग्राम using text and symbols to represent a way data need to flow। किस तरह से उस डाटा का फ्लो कहां से आ रहा है, इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है, कहां जा रही है, तो वो सारी हम एक डायग्रामेटिक फॉर्म में जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। उस डायग्राम को हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं और इसको हम इन शॉर्ट ERD कहते हैं। अब ये रिलेशनल जो आपका डेटाबेस होता है RDBMS में ERD होती है, ठीक है। बाकी जो डेटाबेसेस होंगे उनके अंदर इन डायग्राम्स के नाम डिफरेंट भी हो सकते हैं और उनकी नेचर भी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। Data models define how data is connected to each other and how they are processed and stored inside the system। तो अब डेटाबेस DBMS के अंदर ये डाटा आपका किस तरह आपने स्टोर करना है, ये सब चीजें जो है आपका डाटा मॉडल डिफाइन करेगा।
Data models are built during the analysis and the design phase of a project to ensure that the requirements of a new application are fully understood. तो डिजाइन स्टेज पर आपको रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटली पता चल जाती हैं कि क्या मैंने करना है और क्या नहीं करना। जैसे आप अपने डेटाबेसेस लेकर आएंगे तो शुरू में आप पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक उठा के ले आएंगे। जब आप इतने सारे टेबल्स और इतनी सारी एंटिटीज लेकर आएंगे तो फिर हम आपको गाइड टीचर आपको गाइड करेगा कि ये आपका स्टूडेंट लेवल पे ये इतनी ज्यादा आपके लिए इसको सारे को इम्प्लीमेंट करना डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट है। तो फिर आपके उस सिस्टम में से कुछ हम हिस्सा आपको सिलेक्ट करके बताएंगे कि आप इस हिस्से पे कर लेंगे। हो सकता है कि आप शुरू में एक पूरे का पूरा एक स्टूडेंट आते हैं, लेट्स से वो कहते हैं मैंने होटल मैनेजमेंट सिस्टम पे प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन जब वो एक्चुअली टीचर के पास लेकर आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि होटल मैनेजमेंट सिस्टम इज अ ह्यूज सिस्टम। तो वो कहेंगे अच्छा आप सिर्फ रिजर्वेशन पे कर लें, आप सिर्फ रिजर्वेशन वाला काम कर लें, या फिर कोई आप जो है वो लेट्स से कि कैटरिंग वाला जो है चीज उसको सिर्फ मैनेज कर लें। तो इस तरह उसका किसी एक मॉड्यूल पे हम आपको मतलब उसके लेवल पे शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन जब आपने बड़ा सिस्टम डेवलप करना है तो वहां पर भी यही होता है कि इस लेवल पे आपको अपने सिस्टम का वॉल्यूम, उसका साइज, उसके अंदर नंबर ऑफ टेबल्स, डाटा का वॉल्यूम, उसकी कम्प्लेक्सिटी, वो सब चीजें पता चल जाती हैं। उसके बाद आप उसका एक डायग्राम बनाते हैं, उससे आपको डाटा का फ्लो पता चल जाता है कि कौन से टेबल से कौन सी प्राइमरी की है जो एज ए फॉरेन की दूसरे टेबल में जा रही है, कौन से उनके रिलेशनशिप्स बन रहे हैं। और यहाँ पर आपके टेबल्स की एंटिटीज जो है उनकी नेचर में चेंज भी आ जाता है। बाजुकात कुछ एंटिटीज होती है जो पहले स्टेजेस पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती हैं, तो वो हमें कुछ रिलेशनशिप जैसे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स, आगे आप रिलेशनशिप्स की टाइप्स पढ़ेंगे, उनको रिजॉल्व करते हुए नई एंटिटीज आपको बनानी पड़ जाती हैं। तो कुछ नई एंटिटीज आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं। तो यहाँ पर आपका सिस्टम पूरे का पूरा आपके पास क्लियर आ जाता है। A data model can be thought of as a diagram or flow chart that illustrate the relationship between data। तो इससे आपको कंप्लीट फ्लो जो है पूरे सिस्टम का पता चल जाता है। यहाँ पर आकर बहुत सी चीजें आपको बीइंग स्टूडेंट समझ में आती है कि ओहो हम जो पहले काम कर रहे थे वो गलत था। तो वो आप यहाँ से होते बाजुकात वो दोबारा पहले वाली स्टेज पे चले जाते हैं, वहां से फिर दोबारा आप अपने सिस्टम को नए सिरे से जो है एंटिटीज को सही तरीके से करेक्ट करके लेकर आते हैं। और फिर आप ईआरडी पे जब आते हैं, आपकी ईआरडी जब बन जाती है तो आप समझें कि वहां तक से फिर आपको डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं, डेवलपमेंट रह जाती है कि फिर आपने एक्चुअली किसी इन्वायरमेंट को यूज करना है और टेबल्स क्रिएट करने हैं, वो रिलेशनशिप्स क्रिएट करने हैं, फॉर्म्स क्रिएट करने हैं, क्यूरीज बनानी है और रिपोर्ट्स जनरेट करनी है। तो बेसिकली यहाँ तक जो है वो आपके पास कई चेंजेस आते हैं और यहाँ तक का टाइम जो है वो आप कह लें कि ये स्टेज जो है ये ज्यादा क्रिटिकल है। इस स्टेज तक आपकी सारी जो मिस्टेक्स अगर पीछे कोई हो रही थी वो भी आइडेंटिफाई हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो अब हम देखते हैं द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड इन बिल्डिंग द पिक्चर ऑफ डाटा रिक्वायरमेंट। एंटिटी है, अगेन उसी की वही आएगी, इट इज अ थिंग ऑफ इंटरेस्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन अबाउट विच डाटा इज टू बी हेल्ड। तो एग्जांपल्स गिवन है आपको। फिर एट्रीब्यूट है, ये भी आप पढ़कर आ रहे हैं। एट्रीब्यूट क्या है कि आपके पास जो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे एंटिटीज के, अब आपको तलाश करना पड़ेगा कि इसके फील्ड में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स जो हैं वो रखने हैं इस एंटिटी के। तो वो आप उसको देखेंगे कि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी खूबियां हैं, जो उसके आप कह रहे हैं एट्रीब्यूट्स हैं, वो आप फील्ड के तौर पे ले लेंगे। तो जैसे कि आपके पास कस्टमर है तो कस्टमर के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, आईडी हो सकती है, उसका नेम हो सकता है, उसका टाइटल, उसका एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन आपने उसके बारे में रखनी है वो जो आपके सिस्टम को रिक्वायर्ड है वो रखेंगे। अब है रिलेशनशिप। ये बेसिकली डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान एसोसिएशन होती है कि अगर आपके पास स्टूडेंट है और रिजल्ट का टेबल है तो क्या उनके दरमियान रिलेशनशिप है कि स्टूडेंट का रिजल्ट होगा। कोर्स और स्टूडेंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है कि स्टूडेंट को कोर्स असाइन किया जाएगा तो वो उस कोर्स को पढ़ेगा और उसका कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। स्टूडेंट का क्लास से कोई रिलेशनशिप होगा। अब कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं एग्जिस्ट कर सकता जिसको कोई क्लास असाइन ना की जाए और वो किसी इदारे का स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये रिलेशनशिप्स यहाँ पर आप जो है वो डिसाइड करेंगे। यहाँ जो एग्जांपल गिवन है कि डेंटिस्ट और पेशेंट क्या जो है क्या रिलेशनशिप होगा, डेफिनेटली जो है वो जो भी पेशेंट होगा उसको कोई ना कोई एक डेंटिस्ट जो है वो असाइन किया जाएगा जो उसकी प्रॉब्लम को, उसकी बीमारी को जो है वो उसका इलाज करेगा। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप की कीज डिसाइड करते हैं यहाँ पर कि कौन सी टेबल में हमने कौन सी प्राइमरी की बनानी है, और जो रिलेशनशिप्स जब उनमें बनते हैं उसकी बेस पर फिर हम फॉरेन कीज डिसाइड करते हैं। और उसके अलावा भी काफी सारी कीज होती हैं जो फिलहाल आपके स्कोप से बाहर है। तो
तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, हमारा है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब एक्चुअल आप ईआरडी जो है उसको बनाने की स्टेज पर आ रहे हैं, तो उसकी सबसे पहले आपको कोई भी चीज आप करते हैं तो पहले आपको उसकी ना वोकैबुलरी एक तरह से स्टडी करनी पड़ती है। आपने लैंग्वेज सीखी तो आपको उसके कुछ कीवर्ड्स बताए गए। शुरू में आपने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना शुरू की, इंग्लिश लैंग्वेज तो आपने उसके अल्फाबेट सीखे। उर्दू पढ़ना शुरू की तो आपने उसके हरूफ तहजी सीखे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आके आपने उसके कीवर्ड सीखे। इसी तरह जब आप यहाँ एक डीबीएमएस एनवायरनमेंट में काम करना सीखेंगे कि डेटाबेस कैसे बनाना है, तो यहाँ की टर्म्स जो है वो आपने टर्म्स पहले पढ़ी हैं। अब आप वो सीखेंगे, उनकी कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स होंगी, उनको किस तरह से आपने अप्लाई करना है, किस चीज का क्या मतलब है, वो चीजें आप यहाँ पर देखेंगे। तो अब आपके पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इज अ स्ट्रक्चरल डायग्राम यूज्ड इन डेटाबेस। इट शोज एंटिटीज इन द डेटाबेस एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन द टेबल्स। तो जो एंटिटीज हैं या टेबल्स हैं वो और उनके रिलेशनशिप्स जो है वो बताएंगे, उनके एट्रीब्यूट्स बताएंगे। अब हमारे पास कितने बेसिक एलिमेंट्स हैं, एंटिटीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं। अब इनको बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल चुका है। अब यहाँ पर आप सिर्फ इनकी सिंबल्स देख लें। एंटिटी को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपने फ्लो चार्ट की सिंबल्स पढ़ी हैं, लेकिन वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। वहां पर आपने ये इसको डिसीजन बॉक्स पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप को शो करता है, डायमंड। उसके बाद आपके पास एट्रीब्यूट्स को जो है वो आप एक ओवल से रिप्रेजेंट कराएंगे, और इस तरह जो प्राइमरी की होगी उसको आप ओवल के अंदर अंडरलाइन जो है कर देंगे कि जो भी ये बेसिकली एट्रीब्यूट्स होंगे बहुत सारे, उनमें से जिस एट्रीब्यूट के अंदर उसका नाम अंडरलाइन होगा वो उसकी प्राइमरी की होगी। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एंटिटीज आपको एग्जाम्पल में दिखाई गई हैं, जैसे स्टूडेंट, टीचर, प्रोजेक्ट। तो देखें कि एक एंटिटी है, उसके अब एट्रीब्यूट्स किस तरह आप रिप्रेजेंट करेंगे। अगर स्टूडेंट का आपके पास एक एंटिटी है या टेबल है, पहले इस ईआरडी के लेवल पे हम उसको एंटिटी कहेंगे, जब डीबीएमएस एनवायरनमेंट में जाएंगे तो फिर इसी को ही हम टेबल कहेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास स्टूडेंट जो है एक एंटिटी है। तो इस एंटिटी के हमने 3 लेट से हमने सिर्फ एट्रीब्यूट लिए हैं। उसका नेम दिया है, स्टूडेंट का नेम है, बर्थ डेट है और रोल नंबर है। तो इसमें क्या करेंगे आप, ये देखिए कि ये इसके एट्रीब्यूट्स है, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे जिनमें से रोल नंबर इसकी प्राइमरी की है। इस टेक्स्ट को रीड कर लेते हैं। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज, ये तो अब आप पढ़ के आ चुके हैं। एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ एलिप्स, ये ओवल शेप या एलिप्स जो है इससे आप रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी एलिप्स रिप्रेजेंट वन एट्रीब्यूट एंड इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एंटिटी। ये एट्रीब्यूट के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता, हर एट्रीब्यूट एंटिटी से ही कनेक्टेड होगा। और ये फिगर का बताया कि इसमें आपको एक एंटिटी शो की गई है। यहाँ डे 1 से ही मेरी बात आप एक और से नोट कर लें, जब आप मेरे पास प्रोजेक्ट बना के लिए अपनी जो है एंटिटीज वगैरह डिफाइन करके लेकर आएंगे, तो आपने इस तरह से एट्रीब्यूट्स नहीं लिखने के नेम, डेट ऑफ बर्थ। आपने, ये स्टूडेंट है ना, तो इसके साथ आपने एस नेम लिखने, क्योंकि आगे आपके पास टीचर भी आएगा। तो टीचर के साथ आप, टीचर का एट्रीब्यूट है नेम और स्टूडेंट का भी एट्रीब्यूट है नेम। कैसे पता चलेगा कौन सा नेम जो है वो किसका एट्रीब्यूट है? तो इसलिए आपने मीनिंगफुल आईडीज जो है वो मीनिंगफुल उनके नेम जो है एट्रीब्यूट्स को असाइन करने हैं। तो जैसे स्टूडेंट है तो इसको आप एस नेम कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ है इसकी तो एस डेट ऑफ बर्थ, और रोल नंबर डेफिनेटली एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो टीचर का नहीं हो सकता, किसी कोर्स का नहीं हो सकता, इसलिए उसके साथ आप कुछ भी बेशक ना लगाए। इसी तरह अगर आपके पास कोई कोर्स है तो कोर्स का भी नेम है, तो आप उसको सी अंडरस्कोर नेम जो है उसको नाम असाइन करेंगे, क्योंकि ये मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट्स करके लाते हैं। जब हम टेबल्स में जाते हैं, ये नेम एज इट इज जाके टेबल्स में कन्वर्ट कर देने हैं हमने, तो वहां पर जब हम रिलेशनशिप्स को एक दूसरे के साथ टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स बनाने लगते हैं, तो वहां पर फिर ये हमें प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है इनके अंदर रिलेशनशिप्स। फिर हम रिलेशनशिप्स की डिग्री होती है, नेचर होती है, तो इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं। अभी तक के लेक्चर के लिए इतना काफी है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लें। कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछें मुझसे, या पर्सनल मैसेजेस में, जो मेरे डायरेक्टली स्टूडेंट्स हैं, पर्सनल मैसेजेस में पूछें मुझसे। और उसके बाद हम इसको जो है नेक्स्ट, इसका टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। Thank you so much for watching this lecture.